कि नेता पत्रों को आजकल होर्डिंग और मालाओं का कल्चर और ये गाड़ियों के काफिलों का कल्चर बड़ा पसंद आता है। क्या आप भी पसंद करते हैं? नारायणन, एक कांग्रेस कल्चर और राहुल गांधी का जो भी चल रहा है उसको लेके क्या शुरुआत की सोच थी और क्या लगता है कि वर्तमान में राजनीति क्या रहेगी ऐसी? नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जयविलास पैलेस ग्वालियर में। जयविलास पैलेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है और आप सब जानते हैं कि प्रदेश और देश की राजनीति में सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। इस जयविलास पैलेस से ही राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनके सुपुत्र कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और अब उनके सुपुत्र श्री ज्योतिराज सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। इस परिवार की अब अगली पीढ़ी जो है महारमन सिंधिया अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के अब उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इससे साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का पदार्पण कर दिया है। तो आज हम उससे मुलाकात करने जयविलास पैलेस आए हैं। भविष्य की क्या योजनाएं हैं, ग्वालियर को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है और क्रिकेट को लेकर वो क्या सोचते हैं, इन सबको लेकर आज हम उनसे खास मुलाकात करेंगे। देखते रहिए। महारमन सिंधिया वर्तमान में जीडीसी के उपाध्यक्ष हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्या इनकी योजना है भविष्य को लेके और अभी क्रिकेट को लेके और इसके बाद शहर, जिले और प्रदेश को लेके क्या सोच रखते हैं, आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। महारमन जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आज आपको अखबारों में देखा, सब जगह चल रहा है कि आप ग्वालियर डिवीज़न एसोसिएशन के आज उपाध्यक्ष बने गए, तो अब इसको लेके क्या माना जाए कि ये राजनीति की आपकी पहली सीढ़ी है राजनीतिक जीवन की? नहीं, मैं इन दोनों पे संबंध ज़्यादा नहीं है। इन दोनों पर मेरी रुचि है स्पोर्ट्स में। बचपन से मैं काफ़ी सारा स्पोर्ट्स खेलते हुआ आया हूँ, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग। तो मेरी रुचि इस विषय पर है, तो इसलिए मैं इन दोनों को एक अलग भाग में देखना चाहूँगा। अभी मैं स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे अभी ये पोजीशन मिली है। अपने पूरे टीम के साथ अभी आज बहुत चर्चा हुई है कि इनको आगे कैसे बढ़ाना है, ग्वालियर को आगे कैसे बढ़ाना है, और इसलिए मेरी फोकस अभी ग्वालियर क्रिकेट पे है। ग्वालियर में लंबे समय से क्रिकेट अब देखें तो काफ़ी मतलब स्तर जो था, पहले इंटरनेशनल मैचेस भी होते थे। लोगों की बड़ी उम्मीद है कि इंदौर में हुए, प्रदेश में अपना इतना अच्छा स्टेडियम, उसके बाद अब जो स्थिति है वो ग्वालियर के लिए ठीक नहीं है। अब एक चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज, इसको आप कैसे लेते हैं और आपकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है जीडीसी को लेके? मेरी सोच ये है, आज मेरे काफ़ी सारे जो हमारे युवा क्रिकेटर्स हैं उनसे भी बातचीत की है। हमारी टीम जो है एक बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत ही मजबूत टीम है। उनको बस एक थोड़ा सा जोश का, डायरेक्शन का थोड़ा मदद चाहिए। उस पर हम फोकस करेंगे। और कैसे फोकस करेंगे? 3 भागों पर, 3 मार्ग पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले है उनका न्यूट्रिशन और हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा है टेक्निकल एबिलिटी और डेटा एनालिसिस, ये टेक्नोलॉजी से होता है। और तीसरा है फिज़िकल ट्रेनिंग। तो ये 3 भागों पे हम फोकस करेंगे। इससे मेरा सोच है कि हमारे जो क्रिकेट टीम है वो आगे बढ़ेगी और एक यूनिफॉर्म तरीके के साथ जीतते आगे जाए। तो इसलिए हमारा जो मैनेजिंग कमेटी का फोकस रहेगा कि इन तीनों चीज़ में बहुत बदलाव लाना और हमारे जो यूथ टीम है उसमें बहुत एनर्जी लाना, जोश लाना। एक नया स्टेडियम ग्वालियर में और बनने जा रहा है शंकरपुर में, तो क्या उसको लेके आप जो अभी जो प्लानिंग हो रही है, जो बन रहा है उसमें, उसको लेके क्या मतलब आपने निरीक्षण किया, क्या आपने अभी देखा है, उसके बारे में क्या डिटेल आपके पास है? देखिए, अभी हमने देखा है अगले साल की पहले भाग में ये स्टेडियम खुलेगा और ग्वालियर में और देश में बहुत ही शानदार स्टेडियम होगा। और उसके बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे आपने कहा, अब 11 साल हो गए हैं, एक इंटरनेशनल मैच नहीं आई है, आईपीएल मैचेस नहीं आई हैं, तो खुलने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस ग्वालियर से। तो क्या ग्वालियर मध्य प्रदेश की भी आईपीएल टीम की तैयारी है ऐसे? देखिए, एक युवा होने के नाते मेरा भी एक सपना है कि कभी ना कभी एक आईपीएल टीम, चाहे अगर ग्वालियर से ना हो लेकिन मध्य प्रदेश से ज़रूर हो।
बस क्रिकेट में हमारी अब यही एक चीज़ रह गई है कि हम एक आईपीएल टीम बनाएं, लेकिन जैसे आपको पता है एक आईपीएल टीम बनाने के लिए बहुत सोच विचार रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उस पर अभी हम विचार कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट 5, 6, 7 साल में वो हो सके। ये रही खेल की और आपकी शुरुआत की बातें। भविष्य में राजनीति आप यदि क्षेत्र में आते हैं तो आपकी शुरुआत कहाँ से मानते हैं आप? अभी मैं मुझे लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, मुझे यही प्रॉब्लम है हमारी युवा पीढ़ी में, हम जल्दबाजी में राजनीतिक ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये सोच है कि मुझे पहले अपने लोगों को समझना होगा, अपनी ज़मीन को समझना होगा, और तभी मैं एक डिसीजन लूँगा, निर्णय लूँगा राजनीतिक में आने के लिए। क्योंकि जब तक मैं ये उनकी कठिनाई नहीं समझूंगा, उनके साथ समय नहीं बिताऊंगा, गांव-गांव में नहीं जाऊंगा, मुझे लगता नहीं है कि सही बात होगी अगर मैं राजनीति में आऊँ, क्योंकि फिर खाली टॉप लेवल बातें होंगी, बॉटम लेवल बातें नहीं होगी। और अगर आपको बदलाव चाहिए, बदलाव बॉटम अप से होती है, टॉप डाउन से नहीं। नेपोटिज्म की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे पॉलिटिक्स हो, ये लगातार ये हमेशा मुद्दा आता है कि नेपोटिज्म हर जगह हावी है। तो क्या आप इन दोनों क्षेत्रों में क्या मानते हैं? देखिए, जब कोई बिजनेस परिवार बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो नेपोटिज्म नहीं होता। जब कोई आर्टिस्ट आर्ट करता है, जब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, तो वो नेपोटिज्म नहीं होता। तो हर चीज़ में अगर आपकी परिवार कोई चीज़ कर रही है तो रात को सब टॉपिक जो अपने परिवार से बात करते हैं वही टॉपिक होती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने पिता से पूछोगे, अपने परिवार से पूछोगे, आप आज आपने कितने जान को बचाए, कैसे बचाए, क्या किया आपने अलग से। वैसे ही रात को हमारे जो डिस्कशंस होते हैं वो भी राजनीतिक डिस्कशंस होते हैं, उससे काफ़ी सारी एक्सपीरियंस बिल्ट होती है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखने आते हैं। आप कोई भी ऑक्यूपेशन लेंगे, अगर कोई परिवार उसमें है तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, आपका मन भी वहीं रहेगा। तो मैं उसमें ये नेपोटिज्म की बात खाली एक लेयर होती है। 1-2 साल के बाद वो नेपोटिज्म छूट जाती है, अब फिर लोग पहचान जाते हैं कि आपकी असलियत क्या है, पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। दूसरी बात अपन करें कि जैसे महारमन एक तरफ स्पोर्ट्समैन भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी है, अब सुनने में आता है कि वो किसान भी बन रहे हैं, फार्मिंग की भी वो मतलब गुर सीख रहे हैं, फार्मिंग के लिए भी अपना काफ़ी काम बढ़ा रहे हैं और एक मार्केट में कुछ लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। आपका ऐसा? जी बिल्कुल, मुझे इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मुझे फार्मिंग में काफ़ी रुचि है। मैंने स्कूल येल में भी, कॉलेज में भी काफ़ी सारे कोर्सेज किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, रिहैबिलिटेशन में, रीवाइल्डिंग में। तो मेरी रुचि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री में भी है, तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मेरा एक भाग में मेरा लक्ष्य ये भी होगा कि मैं मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट है, जो एग्रीकल्चर है, उसको बढ़ाऊँ, टेक्नोलॉजी लेके आऊँ। क्योंकि आज अगर आप देखो कि आप पूरे विश्व में देखो तो टेक्नोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ भी चीज़, चाहे आप स्पोर्ट्स में बात करो, चाहे आप बिजनेस में बात करो, और चाहे आप खेती में बात करो। और खेती में सबसे ज़्यादा आजकल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गई हैं, कई तरीके के एनालाइजिंग टूल्स आ गए हैं। तो मैं किसानों को मदद करना चाहूँगा पैसे पे, लेकिन सबसे मदद करने से पहले, जैसे मैंने कहा, आपको समझना होगा कि वो खेती करते कैसे। तो अभी मैं वही सीख रहा हूँ कि जो ऐतिहासिक तौर पे खेती करते कैसे थे, उसमें क्या बदलाव लेके आ सकते हैं, क्या कोई किसान कुछ गलत कर रहा है, क्या मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ। तो यही मेरी भी सोच है, जब तक मैं सीखूंगा नहीं, मैं किसी को बता नहीं सकता। बात अब देश की राजनीति करें, प्रदेश की राजनीति करें, अभी तक आप राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे, पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस से अलग होके ये जो तैयारी की, तो उसमें आपका भी गुस्सा एक आध बार सोशल मीडिया पे देखने को मिला था, भले ही इशारे में दिखा था। तो उसको लेके क्या कहना है आपका? उसको लेके क्या कहना है, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे पता था मेरे पिता कितना काम कर रहे थे,
मैं बताऊं तो अभी भी उनकी सोच, उनकी दिमाग, उनका दिल ग्वालियर क्षेत्र के लिए रहा है और हमेशा रहेगा। जैसे मेरे दादा के लिए भी यही, जब लोग बात करते हैं उनके बारे में तो यही कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जब बड़े महाराज थे या मेरे दादा थे वो लोगों के लिए काम करते थे। वैसे ही मूल्य उनमें भी है। और जब मैं उनको देखता हूँ इतना मेहनत करते हैं, वो परिवार के साथ कम समय बिता के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। तो कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है कि भाई ये तो ग्वालियर में चले गए, ये तो एमपी में चले गए, लोगों से मिल रहे, लेकिन उन्हें मेरे एक मिनट भी समय नहीं बिताया। तो ये व्यवस्थित रूप से ये देखते हुए, मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ कि वो कितना लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो जब वो दिखता है और फिर उनको जब मैं फ्रस्ट्रेशन रूप में देखता हूँ तो मुझे भी मज़ा नहीं आता है। तो इसीलिए जब कोई इतना मेहनत कर रहा है, इतने प्यार से काम कर रहा है, उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर गुस्सा तो आता ही है, एक बच्चे होने के नाते तो आता ही होगा, किसी को भी आएगा, किसी बेटे को भी आएगा, किसी को बेटी को भी आएगा ही। तो वो तो है ही, नेचुरल है। बाकी अपन जैसे आप के दादाजी देश के जाने माने राजनेता, के पिताजी भी जाने माने राजनेता है, इन दोनों के अलावा आपको ऐसा कौन सा राजनीतिक व्यक्तित्व का ही प्रभावित करता है, लगता है कि नहीं हाँ ये एक मेरे एक आदर्श नेता है? बिल्कुल, काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता भी है, जैसे ओबामा, उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें की है अमेरिका में, लोगों के साथ काम किया है, अमेरिका को आगे लेके आए हैं। हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से कहाँ पहुँचे, ये भी गर्व की बात है। गर्व से कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ पहुँचे। और कितना आपकी मुलाकात भी हुई है, कुछ बताएंगे उन्होंने क्या आपसे बात हुई? ग्रामीण रूप से उन्होंने पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या लोगों के साथ क्या बातें कर रहा हूँ, कैसे अपना समय बिता रहा हूँ। तो मुझे भी गर्व आता है कि मेरे प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और उनकी सोच इतनी आगे है। क्योंकि जब मैं उनसे बातें करता हूँ मुझे भी इतना लगा कि मुझे भी आश्चर्यचकित हुआ था। मैं ऐसी कौन सी बात आपको उन्होंने कही जो आपको लगी कि हाँ मतलब टेक्नोलॉजी के यूज़, जैसे ही मैंने कहा टेक्नोलॉजी की यूज़ हमारे देश में, और उन्होंने ये बात भी हुई थी कि जो हमारे इतिहास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था, जैसे कि हमारे डैम्स, हमारे सूएज लाइन्स, हमारे रेलवे लाइन्स, ये 50 साल 100 साल आगे की दृष्टिकोण से बनाया गया था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर इनको भी रिजुवनेट करें, इनको वापस लाएं, जैसे कि आज हमारे पास वाटर शॉर्टेज की बड़ी प्रॉब्लम है। आप मध्य प्रदेश में भी देखो, गर्मी के सीज़न में लोग मरते हैं पानी पर। अगर हम अपने ताल को रिवाइव करें, उन पे काम करें, उनको साफ रखें, वही ताल अभी भी सारे लोग को पानी दे सकती है। तो इसलिए इन विषय पे हमने बात की है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उनकी सोच ऐसी है। दूसरा, वर्तमान चल रही है और आप तो इंटरनेशनल, नेशनल, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की राजनीति सबसे दिखते आ रहे हैं, आपसे वास्ता ही पड़ता है लोगों से। ऐसी कौन सी चीज़ आपको अखरती है कि यार ये मैं आऊँ, मतलब जब मैं उसमें आऊँगा तो मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगा? ये क्या चीज़ आपको लगती है मैं ये चीज़ नहीं चाहूँगा जो अखरती है? देखिए, उखड़ने की बात नहीं है, लेकिन सोच की बात है। राजनीतिक में भी मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरा स्टाइल ये नहीं है कि मैं मंच से लोगों से बात करूं, मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कि, और मैंने कई बार कहा भी है, मुझे लगता है कि आजकल हम भूल गए हैं कि एक नेता होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ये मेरी सोच है। लोगों के साथ कैसे मिलना, उनके साथ समय बिताना, गांव में। मुझे याद है अभी भी जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जब मेरे दादा के बारे में अगर कोई तो वो कहते थे कि वो तो 3-4 दिन हमारे गांव में रहते थे, हमारे साथ समय बिताते थे, हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे, हमारे साथ गोल्फ खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। तो जब आप किसी व्यक्ति या किसी गांव में या किसी क्षेत्र में समय बिताते हो तो आप खाली उनको समझते नहीं हो, लेकिन आप उनके दिल तक पहुंचते हो। तो मेरा भी यही लक्ष्य होगा कि इससे मुझे थोड़ा नाराज़गी लगती है जब मुझे कोई मंच पे लेके जाए, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग, मेरा सोच ऐसे नहीं है कि मैं मंच से किसी से बात करूं।
जब आप मन से बात करते हैं तो एक वन वे कम्युनिकेशन, एक वन वे वार्तालाप चैनल बनती है। ये नहीं कि किसी दूसरी तरफ हम जैसे ऑडियंस में से किसी कोई हमसे बात कर पाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे विचार ये हैं कि मैं लोग के साथ, लोगों की भीड़ में जाके लोगों के साथ बात करूं, उनको समझूं, उनके साथ समय बिताऊं, उनके साथ खाना पकाऊं। मुझे खाना पकाना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, हाँ, तो क्या मैं पका लेते हैं अपने कुछ हाथों भी से? आप बताओ, मैं कुछ भी पका लूँगा। अच्छा हाँ, मैंने कॉलेज में करीब 100 लोगों के लिए खाना बनाया। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे भी सबके लिए खाना पकाता हूँ। अच्छा हाँ, एक महीने में 1-2 दिन सबको बुलाता हूँ और मैं खाना पकाता हूँ। क्या हाँ, तो मैं सबके लिए खाना पकाता हूँ। तो इससे मैं गाँव-गाँव में भी जाता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है खाना पकाने में। अच्छा। जब आप यहाँ ग्वालियर में मैं घूमता हूँ, जब वो ठेले वाले साइड पे होते हैं, तो मैं उनके साथ आलू पूरी पका लेता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों में। दूसरा, एक राज परिवार का होना, युवराज होना, दूसरा एक कद्दावर राजनेता का पुत्र होना, जितना आसान लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है कि भाई ये अब ये राजनीति में आएंगे, अब ये फलाना करेंगे, मतलब, पर उस स्केल पे आगे खुद को साबित करने में बड़ा मतलब टफ जॉब है ये। बिल्कुल। तो क्या चैलेंजिंग मानते हैं और क्या लगता है कि आपको कि एक इतने बड़े नाम को लेके पीछे चलना एक लगता है कि चैलेंजिंग है और मुझे क्या करना है आगे? बिल्कुल, बिल्कुल चैलेंजिंग तो है ही। जी आपको जैसे मैंने कहा, मेरे दादाजी, मेरे पिता ने इस क्षेत्र के लिए और इस देश के लिए कितना किया है। जी चाहे मेरे दादाजी ने रेलवे मिनिस्टर होके, एविएशन मिनिस्टर होके शताब्दी शुरू किया था, हाँ इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू किए थे। तो काफ़ी लोग खाली इस क्षेत्र में नहीं, लेकिन देश में भी जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो काफ़ी लोग कहानियाँ बताते हैं, जैसे मैंने कहा, और काफ़ी लोग उनको याद करते हैं। तो मैंने ये सीखा है कि जो आप अपने लिए करते हो वो आपके साथ चले जाता है, लेकिन जो आप किसी और के लिए करते हो वो सालों, हज़ारों सालों तक रह जाता है। तो इसलिए ये मूल्य मैंने उन दोनों से पकड़ा है और यही मूल्य पे मैं काम करना चाहूँगा। कोई स्वार्थ नीड पे काम नहीं करना चाहूँगा, मैं लोगों के लिए काम करना चाहूँगा। तो यस, जैसे आपने कहा, इस विषय पर बहुत ही बड़ा बोझ मुझ पे आता है अपने आप को साबित करना। और मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ बहुत ही आसान चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही मुश्किल चीज़ है इतने बड़े कदमों में आगे आना। तो मैं सीख रहा हूँ, मैं लोगों से कहानियाँ से सीख रहा हूँ, मैं अपने पिता से सीख रहा हूँ। और आस्ते आस्ते मैं आशा करता हूँ कि मैं लोगों की जो उम्मीद है वो पार कर सकूँ, और जो मेरे पिता और मेरे दादा की भी उम्मीद थे और मेरे माता और दादी की भी उम्मीद थे मेरे लिए, उनको भी पार करूँ। हर कोई बच्चे का या हर कोई पोते का यही सोच है कि आगे चले जाऊँ, जिनके सपने हैं वो पूरे करूँ। जैसे वो गीत होती है ना, पापा कहते हैं क्या नाम करेगा। नाम करेंगे। बिल्कुल आप नाम करेंगे। दूसरा, नारायणन, एक कांग्रेस कल्चर और राहुल गांधी का जो भी चल रहा है सिस्टम, उसको लेके क्या शुरुआत की सोच थी और क्या लगता है कि वर्तमान में राजनीति क्या रहेगी ऐसी? देखिए, मैं बस इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा, आप इस राजनीतिक स्तर पे रेलेवेंट तब रहेंगे जब आप लोगों से जुड़े। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही आप ग्रामीण लेवल पे जो आपका संबंध है टूटता चले जाएगा, वैसे ही आपका रेलेवेंस टूटता चले जाएगा। तो हर पार्टी को, हर इंसान को जो राजनीति में है, उनको डेफिनेटली अपने ग्रामीण लेवल पे जुड़ाव रखना होगा और अपने लोगों के साथ जुड़ाव रखना होगा। तो यही मैं कहना चाहूँगा, ये कोई पार्टी के लिए नहीं, ये हर कोई इंसान के लिए। मैं तो बस एक बच्चा हूँ उनके सामने, उन्हें काफ़ी सारे चीज़ें झेली होंगी जो मुझे पता भी ना हो। तो मुझे इस चीज़ पे कमेंट करना मेरे लिए सही बात नहीं होगी, क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूँ और काफ़ी सारे नेताओं से भी बहुत छोटा हूँ, और मैं कोई इस फील्ड में कोई हूँ ही नहीं अभी। तो मेरे लिए बहुत गलत होगा अगर मैं इस विषय पे कुछ कहूँ इनएक्सपीरियंस की वजह से, और एक युवा हूँ इस फील्ड में, एक युवा होने के नाते गलत हो। तो बस मैं यही एक आखिरी सवाल और ये कि नेता पत्रों को आजकल होर्डिंग और मालाओं का कल्चर और ये गाड़ियों के काफिलों का कल्चर बड़ा पसंद आता है,
क्या आप भी पसंद करते हैं? नहीं नहीं, मैं तो आपको पता ही नहीं होगा, मैं तो चुपचाप से चला आता हूँ और चुपचाप से चला जाता हूँ। मैं तो किसी को बताता ही नहीं जी। हूँ। अगर मैं सरप्राइज़ विज़िट मेरा होता है, कभी गांव में मैं सुबह उठता हूँ, चलो चलते हैं, जी। ऐसे चलता है मेरा सफ़र। तो किसी को पता भी नहीं होता कि मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं कभी ग्वालियर शहर में चले जाता हूँ, जैसे मैंने कहा, सड़कों पे लोगों से बातचीत करता हूँ, फिर खाना पका लेता हूँ साइड पे और फिर निकल आता हूँ। तो मेरा ऐसे कोई व्यवहार नहीं है कि मुझे 10 गाड़ियाँ चाहिए, 12 गाड़ियाँ चाहिए, माला चाहिए। चाहे आप माला दो, ना दो, कुछ भी ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो बस यही लक्ष्य है, जैसे मैंने कहा, मैं जितने लोगों से मिल पाऊँ, जितने लोगों से कुछ सीख पाऊँ, समझ सकूँ, वही मेरा एंड में वही मेरा लक्ष्य है। हमारे साथ थे महारमन सिंधिया। बहुत सहज और सरल तरीके से ने बड़े मेरे सवालों का जवाब दिया। आशा करता हूँ भविष्य उज्जवल हो और आगे निरंतर तरक्की करें। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।